पैसा कैसे एफर्ट कर पाएगा? तो ये किसको धक्का है? सबसे ज़्यादा धक्का ये एससी को है, ओबीसी को है, और जनरल वर्ग में जो गरीब है उनको धक्का है। वो आ नहीं पाएंगे और ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में वो न आ पाए। और आपकी सरकार थी तो ये लोग बड़े पैमाने पर धीरे धीरे आना शुरू कर दिया, उगना शुरू कर दिया, और ये अब क्या है, सब दब गए, दब रहे। तो बहुत ज़रूरी है इस समय कि इंडिया अलायंस जीते। और मुझे उम्मीद और सर एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, वहाँ एक दिन अटेंडेंस लगता है। यहाँ आने का मतलब मेरा मन था, लेकिन मैं सोच रहा था मैं राहुल जी से मिल नहीं पाऊँगा या दूरी से देखूँगा तो मतलब मिल पाऊँगा कि नहीं, ये था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ और मेरा नाम सबसे पहले बोला गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। एक रिक्वेस्ट थी, अभी से जो साथी आए 1 मिनट के अंदर आपका खुद का परिचय और प्रश्न रख के आगे बढ़े तो हमें हेल्प मिलेगी। एंड नेक्स्ट है उमेश, उनके बाद नेहा, आप रेडी रहिएगा। नमस्कार, हेलो, हाय, मेरा नाम उमेश कुमार यादव है। मैं पूर्वांचल से आया हूँ, 100 छात्र हूँ मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और मैं बात करने आया हूँ गन्ना किसानों की। मेरे पिताजी एक किसान हैं और गन्ना खेती मेरे यहाँ होती थी। पूर्वांचल के लगभग परिवारों में, किसान परिवारों में देखेंगे तो गन्ना एक नकदी फसल थी जिससे लोगों को तुरंत तत्काल पैसा मिल जाता था। और सोचिए कि लगभग पिछली सरकारें, इसी सरकार की दोष मैं नहीं दे रहा हूँ, बसपा से देखेंगे, सपा से देखेंगे और आज भाजपा, लगातार गन्ना मिलों को बंद की, जिससे हम जैसे परिवार के किसानों की आय एकदम खत्म हो गई। अभी 4 मिलें इस सरकार ने 2024 में बंद किया। 77,000 कुछ करोड़ मेरे जिले आजमगढ़ जिले में किसान का भुगतान अभी भी बकाया है। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि कैसे मेरा ग्रोथ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा, इलाहाबाद पहुंचा, कैसे मेरे भाई लोग पढ़े। तो मेरे पिताजी किसान थे, गन्ना की खेती करते थे और उसी गन्ना मिल, रत्ना शुगर मिल साहेबगंज में कलर की नौकरी करते थे। 13 में वो गन्ना मिल बंद कर दिया गया, जबरदस्ती मेरे पिताजी को रिटायर कर दिया गया। आज 800 रुपए मात्र उनको पेंशन मिलती है, मतलब प्रतिदिन का 26 रुपए, 26 रुपए बाद इनकम है। तब भी मेरे पिता ने हौसला नहीं हारा और यहाँ तक लोगों को पढ़ाया लिखाया और ले गए, पीएचडी तक कराए। पीएचडी मैं कर रहा हूँ। 3 बार मैंने हायर का इंटरव्यू दिया, 3 बार हायर की परीक्षा मैंने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया, और तीनों बार वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। पहली बार 47 की वैकेंसी में मैंने मेहनत किया, कुछ दोस्तों से पैसा जुटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ रिट भी दायर किया, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया। दोबारा भी परीक्षाएं कराई गई, वो भी पेपर लीक हुआ। तो सोचिए कि मैं वहां से यहाँ तक की स्थिति में पहुंचा हूँ। अब ये स्थिति आएगी, मैं 34 साल की उम्र का हो गया हूँ, एक मेरा छोटा बेटा भी है। सोचिए कि उसका दादा भी बेरोजगार और उसका बाप भी बेरोजगार। तो समस्या है कि मैं अब घर की तरफ जाऊंगा तो बेरोजगारी की हालत में, दूर तो जाके कहीं बंबई लुधियाना मजदूरी इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मेरी जरूरत है उनको। तो मैं राहुल जी आपसे यही चाहता हूँ कि आप उन गन्ना किसानों के लिए और राइट टू रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे हम लोगों के लिए? तो हमारी एक गारंटी है चुनाव में, बड़ी इंटरेस्टिंग गारंटी है, जिसमें जो हमने अधिकार दिया ना मनरेगा का, रोजगार का अधिकार, वैसा ही हम एक अधिकार ग्रेजुएट्स को देना चाहते हैं। कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स। और बड़ा सिंपल मॉडल है, जो भी ग्रेजुएट ये अधिकार चाहता है ये सरकार से मांगेगा
और अधिकार 1 साल की अप्रेंटिसशिप का अधिकार है। क्या होगा, 1 साल की नौकरी आपको मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज में 1 साल की नौकरी होगी। उसमें बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और 1 साल में आपको 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट मिलेगा, 8,500 रुपए महीने का। और ये एक प्रकार से जॉब मार्केट में एंट्री करने का तरीका है कि आपकी पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टो में हमने ये इंक्लूड किया है। तो ग्रेजुएट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1 साल की नौकरी की गारंटी का अधिकार ये हमने दिया है। नेहा प्लीज आ जाएं। नमस्कार। रोशन इसके बाद रेडी रहिएगा। नमस्ते सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। मैं अमेज़ोन में काम करती हूँ पार्ट टाइम। तो जो जितने मेरा ये मानना है कि हम एक पर्पज़ के लिए जो वो लोग काम करते हैं, अमेज़ोन, मंत्रा, ब्लिंकिट, सेडोफिक्स, स्विगी, जोमेटो, जो ये सभी वर्कर्स हैं, तो जो ये लोग अपना टाइम देते हैं 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं ये लोग, जो इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके लिए, है। और सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है और इनका कोई पंजीकरण नहीं है। ये सिर्फ एक फ़ोन है जिसमें एक ऐप है। अगर कभी कुछ उनके साथ होता है तो क्या वो फ़ोन हेल्प करेगा उनकी? नहीं, क्योंकि उनका कोई भी पहचान नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ उनकी पहचान हो। और उसमें एक अमेज़ोन में एक ये भी है कि मैं अमेज़ोन वेयर हाउस में पार्ट टाइम काम करती हूँ, उसमें भी स्लॉट बुक करके काम करने जाना होता है। हाँ, तो मैं हरियाणा से आई। हाँ, वेयर हाउस में मुझे अगर कल जाना है तो आज स्लॉट बुक करूँगी, कल के लिए उसका टाइम है 4 बजे। 4 से 10 मिनट के बीच में स्लॉट बुक हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम फिर उसके बाद स्लॉट बुक नहीं करेंगे, हम वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे। वेयर हाउस पे मैं पहले पैकिंग करती थी। जब मैंने रिजाइन किया तो मैं स्टोर में हूँ जिसमें मुझे 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। एक कार्ट होती है जिसमें सामान लगा होता है, मैं उसको लेकर चलती हूँ। फ्लोर भी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर भी है जिसमें मुझे लेके जाना होता है और मैं उसमें 10 घंटे काम करती हूँ। और ये है गुड़गांव, हरियाणा, मानेसर में है ये वेयर हाउस, अमेज़ॉन डेल 4 में है, ठीक है। और तो उसमें मैं 10 घंटे काम करती हूँ। बैठने नहीं दिया जाता वहाँ पे, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है वहाँ। अगर बैठ भी जाते तो हमें फीडबैक दिया जाता है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चले गए और उसमें हमारा आइडल टाइम पे जो आइडल टाइम आता है उसका भी फीडबैक मिलता है हमें। और जो हमारा ब्रेक टाइम होता है, तो जो हमारे 10 घंटे जो हम काम करते हैं उसमें तो 2 ब्रेक होते हैं हमारे। तो जो 30 मिनट का ब्रेक, एफसी इतनी बड़ी होती है कंपनी, जो फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं उसको, वो इतनी बड़ी होती है कि हमारे 30 मिनट में से 15 मिनट तो हमें आने जाने में ही चला जाता है। बचता हमारे पास 10 मिनट है, क्योंकि हमें पहले आकर के हमें एक फास्ट स्टार्ट और स्ट्रॉन्ग प्रेस करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। और हमें पूरे दिन में 6 बार कार्ड पंच करना होता है। अगर वो कार्ड पंच नहीं करेंगे तो हमें उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और उसके बाद में कभी अपनी मर्जी से बिना नोटिस के हमें निकाल देगी, हमसे नहीं पूछेगी। जब कंपनी हमारी हायरिंग करती है तो वो हमारा पूरा प्रोसेस जानती है। क्या हमारा हक नहीं, जब हमें निकाले तो हमें भी बता करके निकाले कि हमने क्या गलती की है।
तो मैं चाहती हूँ, बेसिकली बॉन्डेड लेबर, हाँ बॉन्डेड लेबर है, हाँ 21वीं सदी के बॉन्डेड। जी। और इसमें लड़कियां जो है ना सिर्फ 26 साल से कम उम्र की लड़कियां, 18 से 26 साल, जिसमें यंग है, जितना मर्जी काम कराओ करेंगी, ये मना नहीं करेंगी। अगर ज्यादा बोला अपने लिए तो हायर एंड फायर निकाल देगी वो बिना वजह, कोई नोटिस नहीं देगी हमको, ठीक है। और उसके बाद अगर अब किसी वर्कर को 2-3 साल हो गए काम करते हुए, अब उसके घर में शादी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसने छुट्टी के लिए बोला तो बोलेगी नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम चले जाओ, दोबारा ज्वाइन कर लेना। अगर उस वर्कर को 1 साल हो गया काम करते हुए किसी को, तो वो क्या करती है, अगर ओबी में आउटबाउंड में काम करता है तो उसको आईबी में भेज देंगे दोबारा ज्वाइनिंग करने के लिए, कि उसको परमानेंट ना कर पाए वो। इस तरीके से वहाँ पे हमारे परमानेंट कोई नहीं है। परमानेंट के लिए वो सिर्फ क्या करती है, इधर से उधर ट्रांसफर कर, इधर डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देती है। 240 जैसे आपको सेवरेंस होती है कितने महीने की, कोई वार्निंग नहीं देती, एक ही दिन में हमें बाहर कर देती है। और हमें जो फिट, जैसे हमें ना एक टारगेट होता है हमारा, मैं 1 घंटे में 150 आइटम स्टोर करती हूँ, एक शॉप लाइन होती है, तो 250 गलियां हैं जिसको आइल्स बोलते हैं, जिसमें मुझे चलना पड़ता है और उस पर सामान लगाना होता है मुझे, उसका भी 1 मिनट में मुझे 3 आइटम स्टोर करने होते हैं। अगर नहीं करूंगी तो उसका भी मुझे फीडबैक मिलेगा, मेरे पास मैसेज आएगा, मैडम इम्प्रूवमेंट करो, आप काम नहीं कर रहे हो सही से, छोड़ दो, नहीं तो इतना मजबूर कर देंगे रिजाइन लिखने पे कि वो वर्कर परेशान होकर रिजाइन कर देगा। ये आइटम्स अनलिमिटेड, मतलब छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, हाँ। तो उसके हिसाब से वो टारगेट उन्होंने रखा, ज़्यादा बड़े आइटम है तो 60 करने होंगे, छोटे आइटम है तो 150, मल्टी का हो गया तो 250, 400 भी होगा। और वो हम पे प्रेशर डालेंगे, तुम्हें 1 घंटे में करना है तो करना ही है, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। इस तरीके से वहाँ पे प्रेशर बनाते हैं। अब हम 20, 21, 22 एज की लड़कियां हैं वहाँ पर, अब वो पढ़ाई कर रही हैं, अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने घर वालों को छोड़ कर आई हैं, और अपने घर भी नहीं बताती, वो लोडिंग अनलोडिंग भी करती है लड़कियां वहाँ पे, गाड़ी खाली भी करती है, उसको भरती भी है, सामान भी लगाती है, पर वो अपने घर पे नहीं बताती कि हम लोग वहाँ पे ये काम करते हैं। हमारा जो राजस्थान का गिग वर्कर्स का कानून था, उसके बारे में आपने सुना है? हाँ, मैं जब वो कानून के बारे में जब वहाँ पर आए थे तो मैं वहीं पे ही थी, तो मेरे को उसके बारे में पता है कि गिग वर्कर्स कानून बना था, उसमें सोशल सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के गिग वर्कर्स के लिए तो कानून उसमें आइडिया था कि आपका जो काम होता है, गिग वर्कर्स का काम होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन बेसिस होता है। तो हमारी थिंकिंग थी कि हर ट्रांजैक्शन का एक परसेंटेज कंपनी आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपके पेंशन के लिए डाले, और वो आपके साथ परमानेंट चले। तो मान लो आपने आज अमेज़न के साथ काम किया, तो जो भी आपने वहां पे ट्रांजैक्शंस किए, उसका पैसा आपके अकाउंट में जाए, और फिर मान लो आपने अमेज़न से आप किसी और कंपनी में चले गए, तो उस कंपनी में भी जो आपका पैसा ओरिजिनली अमेज़न का था, वो ट्रांसफर हो जाएगा और वो आपके साथ चलेगा जब तक आप रिटायर करेंगे। हाँ। ये राजस्थान का कानून था, बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी कानून है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार आए तो हमारे लिए कुछ नेशनल लेवल पे ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडिया है कि हम बिना कोई सोशल सिक्योरिटी के लोगों से काम ले सके, और जब भी हम इनको निकालना चाहें, एक दिन में हम इनको निकाल दें, ये एक्चुअली प्रोडक्टिव ही नहीं है, इससे फायदा नहीं होता है। नहीं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। गौरव यादव, उसके बाद ईश्वर, आप रेडी नमस्कार, रहिए। कैसे हो? हेलो सर, आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव यादव, गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। 2021 में मैंने बीटेक करी थी।
सर उत्तर प्रदेश में बीटेक ग्रेजुएट के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, ना कोई वैकेंसी आ रही है। जितनी वैकेंसी आती है तो करीबन 4 साल में 250 से 300 वैकेंसी आती है, 4 साल में एक बार, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की। अगर जो नहीं जैसे कि जो आती है वो जैसे जूनियर इंजीनियर, उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल 4016 वैकेंसी आई है, लेकिन उसमें बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। वैकेंसी या तो आती नहीं है, अगर आती है तो बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता उसमें सर। और अगर मैं आपसे प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, मेरे पिताजी ने 15 लाख रुपए देकर मेरे से बीटेक करवाई, लेकिन एंड में जब मैं जाता हूँ प्लेसमेंट मेरी होती है या तो होती नहीं है। अगर मैं ऑफ कैंपस करता हूँ तो उसमें 15,000 रुपये मुझे मिलते हैं। इसमें खुद तो खैर घर वाले को तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और सर मैंने गेट क्वालिफाइड भी हूँ, मैंने गेट क्वालिफाइड हूँ, जो गेट से हम PSU सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में अदर, और उसमें देखते हैं उसमें भी कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए कुछ निकालिए, क्योंकि हर साल 10 लाख बीटेक ग्रेजुएट होते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी आपका क्या प्लान है? सर मेरा प्लान तो यही है कि फिलहाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में मुझे जॉब करनी है, और उसके लिए मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ, वैकेंसी आए। और प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने आपको बता ही दिया। और कितना पैसा लगा आपका ये पूरी प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस में मेरे पिताजी ने 15 से 16 लाख रुपए लगाया है, और अभी बीटेक के बाद करीबन 4 से 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा दिया। और क्या करते हैं पापा? मेरे पिताजी एज अ फार्मर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं 4th क्लास की जॉब से फायर में। कहाँ पे? ये दिल्ली सचिवालय में थे। हाँ, और सर मेरा एक मैसेज है आपको कि जैसे कि आपने मणिपुर से महाराष्ट्र और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, आपने एक शुभ संकल्प से आपने न्याय यात्रा निकाली, जिसमें आपने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत में पिरोने का काम किया, जिससे क्या है कि आपने जो भी मोहब्बत की दुकान आपने खोली, जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है सर, आपने उसको रीजनरेट किया है। सर जब आप प्रधानमंत्री की पद पे शपथ लेंगे ना, उस दिन ये समस्त युवा समाज सिविलाइजेशन डे मतलब कि हमारी जो सभ्यता दिवस मनाएगा। आपने भाईचारे को एक कर दिया। सबसे बड़ा प्रेम ही है हमारे कल्चर में। सरदार उधम सिंह ने जब उन्होंने अपना मतलब गुनाह कबूल किया था जनरल डायर को मारने के बाद, तो उन्होंने किसी ग्रंथ पे हाथ नहीं रखा था। उन्होंने जो हाथ रखा था वो हीर रांझा, जो कि एक प्रेम का प्रतीक है, उसने उस पे हाथ रखा था और कहा था कि मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। सर आपने मेरे देश में प्रेम लेके आए हैं, एकता लेके आए हैं, सम्मान लेके आए हैं। आज हम भाईचारे में हिंदू मुस्लिम और समस्त SC OBC अदर कास्ट में भी हम आराम से एक दूसरे के टिफिन में हम खा सकते हैं। वो भी सर आपकी वजह से है, आपकी मोहब्बत की दुकान की वजह से। थैंक यू सो मच।